नाज़रीन, आपका इस्तकबाल है फिर से कानून की बात प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट मिर्ज़ा निसार अहमद बेग निज़ामी, जो कि आप बात कर रहे भी थे और आपकी बात सुन रहे भी थे। चलिए अब एडवोकेट साहब से बात पूछेंगे कि कंप्लेंट अगर किसी को देना है एडवोकेट साहब, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है? पीएस में हो या फिर कहीं पर भी अगर कंप्लेंट अगर देना चाह रहे तो वो उसका प्रोसीजर कैसा रहना चाहिए? आप जरा हमारे नाज़रीन को वाज़े तौर पे बताइए। देखिए, अगर आप पहले जो है कोई कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दाखिल कर रहे हैं जी, तो वहाँ ऊपर आप ये लिखें कि फला स्टेशन हाउस ऑफिसर पुलिस स्टेशन सो एंड सो। जी 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 फिर उसके बाद आपकी जो शिकायत होनी चाहिए उसके बारे में लिखें जी और आपका एड्रेस भी पूरा लिख दें, उसमें फ़ोन नंबर है वो भी बता दें और शिकायत आप किसके खिलाफ कर रहे हैं उनका नाम उनका एड्रेस पूरा बता दें। जी फिर उसके बाद जो है आप अपने मजमून लिखें कि भाई मेरे को इस किस तरीके से इनकी तरफ से प्रॉब्लम ये क्या तकलीफ आई है। जी जी तो वो बताने से आपको जो है फिर पुलिस ऑफिसर्स उसको रिसीव करेंगे। आप जैसा उसको सबमिट करेंगे ले जाके जी पुलिस ऑफिसर्स उसको जो है रिसीव करेंगे और एक्नॉलेजमेंट देंगे। जी जी अब चंद पुलिस ऑफिसर्स जो हैं पहले पढ़ लेते हैं उसको, जी पढ़ के बोलते हैं कि भाई ये शिकायत हमारे पास नहीं आती है या हमारे पास आती है, तो फिर उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट देते हैं। तो ये शिकायत के ऊपर भी कैटेगरीज वो लोग डिसाइड करते हैं या ऑलरेडी है कानून की तरफ से? अब देखिए, मैं वो लोग हैं कि भाई आईपीसी और के अंदर जो भी जुर्म हो रहा है, जी अगर वो जुर्म के अंदर ये आपकी शिकायत आती है जी जी तो वो ले लेंगे। और एक पुलिस एक्ट है, सिटी पुलिस एक्ट, कोई आपको गाली दे, जी कोई आपको मारे, पचकड़ी मारे, जी तो इसके लिए जो है कोई सजा 3 साल की या जो है 2 साल की 5 साल की फाइन। सजा ऐसा नहीं लगती आपको। जी ये सिटी पुलिस एक्ट है, वो जो है वो एक्शन में आ जाएगा। अच्छा। उसके नजरिए से जो है आपको चालान होगा। जी ये जी मॉर्निंग कोर्ट्स चलते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स में, जी जी वहाँ पे आपको हाजिर होना पड़ेगा। वहाँ पे जो है ये चालान ये होते हैं। जी और थोड़े अब आप जो है किसी सिविल डिस्प्यूट के लिए अगर आप कोई एमआरओ के पास शिकायत Complaint करना दे चाह रहे, रहे हैं जी। या म्युनिसिपल ऑफिस में कंप्लेंट करना चाह रहे हैं कि आपके पास जो है घर के पास वो जो ड्रेनेज है वो फुल हो गया है, जी या वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में आप कंप्लेंट देना चाह रहे हैं कि भाई ये हमारे पास नल 2 दिन से नहीं आ रहा है, कोई आ नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, जी जी तो उस तरीके से आप पहले अपना नाम पूरा लिखें, कौन से ऑफिसर को लिखना चाह रहे हैं वो लिखें। फिर उसके बाद जो है आप अपनी शिकायत का मजमून लिखें जी। और वाजे करके बता दें कि आपकी तकलीफ क्या है। अच्छा तो उससे क्या हो जाएगा, ऑफिसर्स को बहुत आसानी हो जाएगी। और यहाँ पे जो है हैदराबाद में सेकंड लैंग्वेज उर्दू होने की वजह से जी आप जी। अपना कंप्लेंट जो है उर्दू में भी दे सकते हैं, आपको वो सहूलत भी है सहूलतें हैं उर्दू लैंग्वेज में देने के लिए। कभी कभार एडवोकेट साहब ये सुनने में आया कि अगर पीएस में जाके कंप्लेंट दे रहे तो वो पुलिस वाले एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो क्या आखिर ऐसा क्या बुनियादी हक है हमारा भी कि बोले उनको कि एक्सेप्ट करो बोल के, या फिर पुलिस वालों के पास ऐसा क्या पावर है जो वो रिजेक्ट कर सकते हैं? देखिए, पुलिस ऑफिसर्स को बारहा ट्रेनिंग मिलती है कि वो अपने जो भी उनके पास दरख्वास्त गुजार आते हैं या शिकायत लेकर आते हैं उनसे बहुत ही अच्छे तरीके से बात करें। जी जी उनसे बिठाएं, उनको पहले पूछें उनकी क्या तकलीफ है, फिर उसके बाद जो है उसका उन्हें जवाब दें। जी उसके बाद मसल ये होता है कि भाई आप जो है पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन जब पहुंचते हैं जी जी तो आपको कोई पूछते भी नहीं है, कोई इंक्वायरी काउंटर ऐसा नहीं होता है। जी अब वहां आप शिकायत अपनी जब दर्ज करना चाहते हैं तो आप खुद परेशान रहते हैं कि मैं किसको हैंड ओवर करूं। अच्छा अगर कोई ऑफिसर है तो उनको आप जाके मिलेंगे, उनसे बात करेंगे तो वो कहेंगे अपने सबॉर्डिनेट को इनका कंप्लेंट ले लो, जी राइटिंग में लिखा देगा, तो आप ले जाके सबमिट करने के बाद वो एक्नॉलेजमेंट ले लेना चाहिए आपको। जी एक्नॉलेजमेंट बहुत जरूरी है। जी। और अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई और सुपीरियर ऑफिसर्स को भी इसका इल्म हो जाए आपकी शिकायत का, तो जी। वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, जी जी यहाँ पे भी आप अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। जी एडवोकेट साहब ये बताइए कि अगर कोई शख्स घर या जमीन खरीदना चाह रहा है तो उसे उसका प्रोसीजर्स जो सेफ्टी प्रोसीजर है वो आप हमारे नाजरीन को जरा बताइए। देखिए, उमूमन देखने में ये आया है कि
घर खरीदना है जी, तो कोई मामूली पैसे नहीं लगते हैं, आजकल तो काफ़ी असासा लग जाता जी है। हाँ, मगर हम महसूस करते हैं कि भाई जब मामलतदारी हो तो एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर लें। कागज़ जो है रजिस्ट्रेशन ऑफिस के सामने जो भी लोग बैठे हैं वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस के पास जो रजिस्टर कराते हैं जी जी, वहाँ जाके आप अपना सेल डीड ये वो कुछ भी एक लिखा लेते हैं और उसके बाद रजिस्टर हो जाती है। जी बाद में पता चलता है कि प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट्स हैं, काफ़ी लड़ाई झगड़े हैं, उसमें किराएदार है वो खाली नहीं करेगा या किसी और की प्रॉपर्टी है साहब आपको बेचकर चले गए हैं। जी, तो ये आप पूरे स्टेप्स लेने से पहले सबसे पहले मैं आप लोग आपके नाजरीन से यही दरख्वास्त करूंगा कि क्योंकि आजकल प्रॉपर्टी आप जो भी खरीद रहे हैं लाखों रुपये डाल के खरीदते हैं, तो एक पहले वकील के पास आप चले जाएं जी, जिससे प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उनके कागजात ले लें, जेरोक्स जी, कॉपीज। जी, वो जेरोक्स कॉपीज लेकर वो अपने वकील साहब से रुजू हो जाएं। रुजू होने के बाद वकील साहब आपके जो भी टाइटल का है इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ टाइटल होने के बाद फिर जो है आपको कोई और कागजात की जरूरत पड़ती है जी, तो वो कागजात भी आप वकील साहब को फराहम करें और फिर उसके बाद आप जो है उनको बयानाती वो दें। पब्लिक नोटिस है, पेपर में नोटिस देना चाहिए। जी, पेपर में नोटिस देने से आपको पता ये चलेगा कि भाई उस पे कोई मॉर्टिगेज है प्रॉपर्टी की रहन में रखी हुई है, कागजात जो है आप वो साहब को दिए हुए हैं, कोई रजिस्ट्रेशन ऑफिस में नहीं है सिक्योरिटी के तौर पे, जी, या जो है आप कोई बैंक में मॉर्टिगेज किए हैं तो बैंक में जो है जो मॉर्टिगेज होता है वो प्रॉपर्टी भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्टर नहीं होती है। अच्छा, तो वो जो है उनके बैंकिंग बुक एक आती है उसमें वो लोग दर्ज करते हैं जो इक्विवेलेंट टू रजिस्ट्रेशन है। जी जी, तो वो अगर है तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं आज जी। बैंक से लोन ले रहा हूँ, प्रॉपर्टी मॉर्टिगेज कर दिया, कल फिर आपको प्रॉपर्टी बेचा और निकल गया। तो ये सारे चीज़ों को अगर आप दूर रखना चाहते हैं तो अपने वकील से आप कंसल्ट करिए और जो भी उनकी फीस है पे बेहतर तरीके से आप ये कर सकते हैं, क्योंकि लाखों रुपए अगर कोई डाल रहे हैं। हाँ। और एक बात करते हुए आपने एक सवाल खुद उठाया था कि कोई किराएदार अगर रह गया उस प्रॉपर्टी में तो आज आम तौर पे माशरे में सुनने में आ रहा है कि किराएदार मकानदार को हरासमेंट कर रहे हैं कि भाई हम नहीं निकलते या फिर हम हटने के लिए जो है ना उतने पैसे चाहिए। ऐसा कई किस्म के बातें चल रही हैं मार्केट में। एक आप ये जवाब देने से पहले मैं एक कॉलर को अटेंड करना चाहूंगा, शामिल करना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं मेहदीपट्टनम से बात कर रहा हूँ। अभी कॉल किया था, वो कंपनी बंद हो गई बोल के। जी जी, मतीन खान साहब। जी 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 जी, बोलना ये था, आप वकील साहब ये फरमाए कि एटेचमेंट रजिस्टर का जेरॉक्स कॉपी वो तो नहीं है हम लोग के पास, लेकिन हम सबके पास आई कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड जो देते हैं ना एम्प्लॉयमेंट के लिए जी, वो है। क्या बुनियाद पर भी कुछ किया जा सकता है? ये पूछने का था। कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं जी। आईडी कार्ड्स है मतीन साहब के पास, तो क्या ये फिर उसके खिलाफ कुछ काम कर सकते हैं कंपनी के खिलाफ? आईडी कार्ड्स उन्हीं को मिलते हैं जो एम्प्लॉय किया गया है। जी हाँ, सबको आईडी कार्ड नहीं मिलेगी। आईडी कार्ड पे वहाँ के जो भी सिक्योरिटी ऑफिसर हैं या चीफ ऑफिसर हैं उनके सिग्नेचर्स रहेंगे। जी जी, तो ये लोग जो है अपनी दरख्वास्त को इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि हम फलां तारीख को ज्वाइन हुए थे, हमको ये आईडी कार्ड मिला था, इस पर इसकी दस्तखत है जी, जिसकी वजह से हम कंपनी में आ सकते थे, जा सकते थे बाज़ाब्ता। बिल्कुल। तो वो एक उनकी शिनाख्त हो जाएगी, एक हाँ, प्रूफ हो जाएगा, प्रूफ है कि ये लोग काम करते थे ये कंपनी में बोल के। जी, तो आपको मतीन साहब, आपको शायद आपका जवाब मिल गया होगा। एडवोकेट साहब, बात चल रही थी किराएदार के हरासमेंट की मकानदार के ऊपर। देखिए, ये आप अगर मकानदार हैं तो अपना घर किराए पे दे रहे हैं जी, तो आपको मैं यही बताऊंगा कि भाई आप जो भी लीज पे दे रहे हैं, अगर देखिए रेंट हम कहते हैं 11 महीने के अंदर अगर आप दे रहे हैं तो, अच्छा, 11 महीने के पीरियड का अगर आप दे रहे हैं रेंट पे तो हम उसको रेंट बोलते हैं जी। 11 महीने से अगर बढ़ जाता है तो हम उसे लीज कहते हैं। अच्छा, तो आप दोनों सूरतों में एक रेंटल एग्रीमेंट बना लें या लीज डीड बना लें जी, और जो भी किराया है उसका जो है आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाएं, वो आपको जो है किराया जो भी है उसके ऊपर कैलकुलेट करके रजिस्ट्रेशन की फीस ले लें। तो आप अपने किराएदार को पहले ही बात करें कि भाई आपको आधे खर्चे बर्दाश्त करना पड़ेगा, मुझे आधा खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा। किस चीज का आधा? रजिस्ट्रेशन के जो एक्सपेंसेस हैं जी जी, उसके।
जी, प्लस वो स्टैम्प पेपर जो भी होता है उसका, जी। और एडवोकेट की आपकी जो फीस है वो। अच्छा, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी महफूज रहेगी। आप कल अगर किराएदार को कहते हैं कि भाई मैं एक साल के बाद आपको खाली करवाना चाह रहा हूँ आप, क्योंकि मेरे को रेंट्स बराबर दे नहीं रहे हैं, जी, या आपके जो भी हैं लोग काफी गड़बड़ करते हैं, दूसरे लोगों को भी तकलीफ हो रही है, जी, या और कोई उनकी शिकायत वजह किसी भी वजह से उनको खाली कराना चाह रहे हैं, जी, तो ये उसमें लिख लेते हैं कि भाई मैं 1 महीने की एडवांस नोटिस के ऊपर आपको घर खाली करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा और अगर आप खाली करना चाहिए। एग्रीमेंट, रेंटल एग्रीमेंट एग्रीमेंट अगर हो या रहता है। रेंटल लीज डीड हो, जो जी, भी जी। है। कानून के अगर है तो उसको 106 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की नोटिस देना पड़ेगा, जी, जी, जो हम उमूमन क्विट नोटिस कहते हैं। अच्छा, ये जो है आपको मिलने के बाद आज अगर आप मिल रहे हैं, आपकी लीज आज खत्म हो रही है, जी, तो आपको जो है नोटिस 1 महीना पहले मिल देना चाहिए, 15 दिन का बताते हुए जी, कि हम फला तारीख को आपकी जो है टेनेंसी खत्म हो रही है जी, जी, और हम उसके बाद आपकी रिन्यू नहीं करेंगे टेनेंसी, हमको हमारा पोर्शन किराया खाली दे दीजिए। वेकेट करके दे जी दीजिए। हाँ। अब थोड़े जो किराएदार है ना एडवोकेट साहब, वो किराएदार थोड़े मकानदार से डिमांड करते हैं कि इतनी रकम हमको आप दीजिए, जब हम खाली करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो अब इनका कैसा जो है ना करना चाहिए? देखिए, अब थोड़े लोग हैं जो इंडिपेंडेंट घर हैं, जी, वहाँ होता ये है कि भाई आप इंडिपेंडेंट घर अपना दे दिए, जी, जी, वो 1-2-4 साल वहाँ रह गए हैं, जी, उसके बाद आपके पास एक ऑफर आया कि भाई ये आपका जो इंडिपेंडेंट घर है इसको हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, यहाँ फ्लैट्स बनाना चाहते हैं। जी, तो- खाली जमीन पे? नहीं, घर अगर है तो वो जी। तोड़ के बनाना चाहते हैं, अच्छा, तो आपसे बात होती रहेगी, फिर उसके बाद वो किराएदार से भी बात करेंगे, उनको भी इल्म हो जाएगा कि भाई यहाँ फ्लैट्स बनने वाले हैं, हमको खाली करना है। जी हाँ, तो उस सूरत में आपके पास किराएदार जो है यही फील करेंगे कि भाई मेरे मकानदार का भी फायदा हो रहा है, जी हाँ। तो मैं खाली नहीं करा तो इनका फ्लैट बनेगा कैसा। तो साइकोलॉजिकल जो है ना वो लोगों को पैसों का, जी हाँ, जी, वो जी, भी लालच हो जाती है, उनको पैसों की लालच लग जाती है, जी, जी, उस सूरत में वो पैसे डिमांड करते हैं। जी, जी, और थोड़े लोग हैं जो वाकई में जो है उनके पास एडवांस आगे किराएदार मकान किराए पे लेना है तो नहीं दे सकते, तो नहीं रहते हैं। जी, जी, और थोड़े लोग जो ये भी सोचते हैं कि भाई मैं जब इतने साल था इतना इनको किराया दिया हूँ जी, और वापस क्यों ना लूं। अच्छा, जी, जी, जी। तो हमारा किस्म के अलग अलग अपने किस्म के मेंटालिटी के लोग हैं जो किराए के घरों में रहते हैं और उनको मकानदार से कुछ ना कुछ हासिल करना रहता है सब। जी। तो मकानदार उस सिलसिले में क्या करना चाहिए फिर? देखिए, या जिद में आके उससे कुछ बातचीत में कुछ तेज अल्फाज इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर कुछ और भी इसके रास्ते हैं जो समझौते की तरफ जाते हैं? अच्छा, सबसे अच्छा रास्ता समझौते का है जी, समझौता उस वक्त हो सकता है दोनों मिल बैठे बात करें, भाई ये मेरी तकलीफ है, ये आपकी तकलीफ है, जी। मैं इसको इस तरीके से हल करना चाहता हूँ, आप इसको कबूल करेंगे क्या? एडवोकेट साहब, एक मैं कॉलर लेना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो, वालेकुम सलाम जी, बोलिए। मैं फलकनुमा से बात कर रहा हूँ, फलकनुमा ब्रिज के पास से। फलकनुमा ब्रिज के क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद तस्कीन है, बाबा भाई बोलते मेरा। तस्कीन? हाँ, तस्कीन साहब, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि हमारे मकान में जो किराएदार रहते हैं, जी, किराएदार रहते हैं, तो उनसे जो है तो अमूमन जो है 10-20 रुपए का स्टाम्प पेपर लेके 11 महीने का लिख लेते हैं हम लोग। अच्छा, जी, 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 तो अब उनके अखराजात जो वो तो रहते थे, मगर हम अपनी सख्ती के लिए 20 रुपए का 50 रुपए के एग्रीमेंट करा लेते हैं। अच्छा, तो इसको कुछ चल सकता है क्या? मतलब क्या चल सकता है बोले आप? कानून किराया ना अगर लोग नहीं खाली करे नहीं करे तो उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं क्या? जी, आपको समझ में आया? जी, आप अभी आपको जवाब देंगे एडवोकेट निसार अहमद साहब। जी, अब जैसा ये साहब का जो प्रॉब्लम है, ये रेंटल एग्रीमेंट तो लिख लिए है, जी, मैं इनसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने किराएदारों को रसीद भी दें किराया वसूल करने के बाद, और उस पर रसीदी टिकट भी लगाएं, फिर जी। उसके ऊपर जो है ये अपनी दस्तखत करके उनको दें,
जी। और उनसे जो इनके पास जो काउंटर फाइल रहती है रसीद की, रिसिप्ट की, जी हाँ, रिसिप्ट की, उनकी दस्तखत भी उस पे ले लें। एक सवाल लेना चाहूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम, मैं जमीन गुट्टे से बात कर रहा हूँ। जी, कौन बात कर रहे हैं आप? जी, मेरा नाम जमील है। जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, कहाँ से कौन बात कर रहे हैं आप? जी, मैं जमीन गुट्टे से, जमील है मेरा नाम। जमील जी। जमील साहब, आपका सवाल फरमाइए। ये हम लोग जो है इधर पहाड़ी शरीफ की तरफ कर लिए थे जी तो 200 गज पे। जी जी, वो उसका हम लोग उसका पूरा पेमेंट भी क्लियर कर दिए। हाँ हाँ। अभी 6 महीने से उसमें रह रहे भी। तो इसको इंस्टॉलमेंट पे लिए थे आप या डायरेक्ट पूरी रकम लेके दिए थे? 3 महीने के बाद पेमेंट देते बोल के सर लिए थे पहले इनिशियल कुछ पेमेंट ठीक है। जी जी। फुल पेमेंट करके घर में आ भी गए हम लोग, 6 महीने से रह रहे भी। अच्छा जी जी, फिर जो बड़े मियाँ हैं, हाँ हाँ। जिसे घर खरीदे थे, उनका एक लड़का बाहर रहता, वो अभी बाहर से आया हुआ है। अच्छा। वो भी हम लोग को मतलब बोल रहा कि इसमें मेरा भी हिस्सा था। अच्छा, जो घर आप खरीदे उसमें उनका हिस्सा था बोल के बता रहे? हाँ, उनका हिस्सा था। जी। वो मतलब वो बाली से बाहर रहते हैं, अभी आके वो लोग जो है ना मतलब टॉर्चर कर रहे हैं, केस डालता हूँ ऐसा बोल रहे, तो हम लोग क्या करना है इसके लिए? जी, अच्छी बात है, ठीक है। और उनके बाबा से भी लड़े वो। किन के बाबा से? वो उनके जो बेचे आपको मकान? वो घर बेचे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एडवोकेट निसार साहब आपको जवाब देंगे। जी निसार साहब। हाँ, देखिए, अपन वो पहले सवाल पे थे जी, रिसिप्ट्स के रिसिप्ट्स जो का। रिसिप्ट ले लेना चाहिए जो। जी हाँ, जी हाँ। और हाँ, सवाल अब इनके अगर कोई डिस्प्यूट शुरू होती है दोनों लैंडलॉर्ड और टेनेंट की, जी जी, मकानदार और किराएदार का कोई झगड़ा शुरू एक होता और है। कॉल ले लूंगा जी, मैं। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, कौन बात कर रहे हैं साहब? मैं मेहदीपट्टनम से अहमद बात कर रहा हूँ। अहमद साहब जी, फरमाइए अहमद साहब। मेरा सवाल ये साहब, मेरी जो है ना मेन रोड के ऊपर प्रॉपर्टी है तकरीबन 500 गज। जी। तो सामने का जो हिस्सा है वो जो है ना तकरीबन 50 फीट है। सामने का हिस्सा यानी जमीन का हिस्सा या रोड का हिस्सा? रोड का हिस्सा। हाँ जी। जो है ना वो मास्टर प्लान में जो है ना 13 फीट जा रहा हो, 13 × 50 समझिए। जी। तो वो जो अगर इसमें हमको स्टे मिल सकता है क्या बलजा के खिलाफ? और दूसरी बात जो है ना उसमें ड्यूटी हमको कितनी दी जाएगी? क्या पूरे 500 गज देना पड़ेगा या जितना टूटा उतना देना पड़ेगा? कौन वो लोग जो देंगे? सरकार की तरफ से जो देंगे ड्यूटी बोल रहे हैं आप, कैसा बोल रहे हैं? नहीं, कोर्ट को जाके स्टे लेना है मुझे। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो उसकी फीस अगर हमको लगती है तो कितनी लगेगी? 500 पूरे गज पे लगेगी या जो हिस्सा टूट रहा उसके ऊपर लगेगी? जी जी, अभी आपको हम जवाब देंगे। पहले हम जवाब देंगे जमील साहब का, जो कॉल किए थे चंद्रायन गुट्टे से, हाँ। जिसने फरमाया था कि ये लोग 200 गज जमीन ले चुके हैं और घर बना चुके हैं। जो पुराने मकानदार जो बेचे हैं इन्हें, उनका लड़का जो बाहर था वो आया हुआ है और इनसे लड़ रहा है और उनके वालिद से भी लड़ रहा है। देखिए, इनका सवाल था। प्रॉपर्टी थोड़ी देर पहले हम जैसा डिस्कस कर रहे थे, खरीदने से पहले अपने कागजात जो भी हैं, जी जी, वो वकील साहब से बता लें अपने अपने। तो इस तरीके के जो फ्यूचर डिस्प्यूट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जी। इसमें हमको इन्होंने ये नहीं बताया कि मकान जो है इनके, वो बच्चा जो लड़ रहा है इनसे बाहर से आके, जी, उनके वालिद के नाम पे है या वो बच्चे के नाम पे है, इन्होंने नहीं बताया। नहीं, ये बातों में ये बोले कि उनसे खरीदे बोल के बोले। खरीदे हैं और अभी पैसे दिए हैं, रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं हुआ जी। उसका भी कोई जिक्र नहीं किए हैं। नहीं, 6 महीने हो के लिए गए, 6 पहले महीने आए हो थे। गए लेके बोल के बता रहे थे ये। हाँ, उसके बाद बाकी के पैसे भी ये पे करे हैं। जी अभी रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं हुआ उसका कोई इल्म नहीं है। जी जी। खैर, जो भी है इनका मसला, हम्म, इनके वालिद से जो जिसके पास से ये प्रॉपर्टी खरीदे हैं, जी उनसे रुजू हो और ये उनसे डिस्कस करें कि माजरा है क्या। जी जी उसके बाद ही फिर ये जो है कोई एडवोकेट से अपने रुजू हो जी जी, और फिर ये प्रॉब्लम को अपने सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जी। इसके बाद सवाल आया था अहमद साहब का, जो मेहदीपट्टनम से, कि उनका जो घर है, जो जमीन है, मेन रोड पे है, जो 50 फीट की जो रोड है। अब इनका घर या इनकी जमीन मास्टर प्लान में 13 फीट जा रही है, 50 फीट जो भी है। तो इनका ये था कि क्या स्टे मिल सकता है इन्हें कोर्ट में डाले तो, और अगर स्टे मिल रहा है या कोर्ट में दायर करना है तो क्या
इन्हें 500 गज जमीन के ऊपर ड्यूटी फीस पे करना पड़ेगा, या फिर वही जो 13 जो गज तो 13 फीट जो जा रही है उस पर पे करना पड़ेगा? देखिए, अगर बल्दिया इनको लैंड एक्वायर करने से पहले नोटिस देना पड़ता है जी। अगर सिर्फ मार्क करी है और कोई नोटिस नहीं दी, जमीन जो है जबरदस्ती से इनकी जो है लेना चाह रही है, तो ये शिकायत ये हाई कोर्ट में रिट के जरिए दर्ज कर सकते हैं जी जी। और अल्लाह के फजलो करम से इनको स्टे मिलेगा उसमें। अगर जबरदस्ती से कोई अगर लेना चाह रहे, जबरदस्ती यानी देखिए पहले म्युनिसिपल क्या करते हैं, मार्किंग करके छोड़ देते हैं। एक सवाल मैं लेना चाहूंगा एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, अभी मैं जो किराए का बात कर रहा था मुकम्मल जवाब नहीं दिया आपको। जी हाँ जी हाँ, अभी दे रहे हैं। आपका ही नंबर है इसके बाद। हाँ वही मुकम्मल जवाब तो क्या करना है, आइंदा क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी देंगे आपको मुकम्मल जवाब। जी, अहमद साहब का ही बात करेंगे कंटिन्यू हम, जो कोर्ट में स्टे डालने का। हाँ, और अगर सिविल कोर्ट अगर जा रहे हैं जी, वहां से अगर आप स्टे लेना चाह रहे हैं तो जितनी जमीन आपकी जा रही है जी जी, उसी के ऊपर आपको कोर्ट फीस पे करना पड़ेगा, यानी 13 फीट इंटू 50 जो कैलकुलेशन है वो पहले रजिस्ट्रेशन ऑफिस से वैल्यूएशन सर्टिफिकेट ले लें जी जी, फिर उसके बाद जो है ये अपने उसके बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करके जी हाँ, अपनी कोर्ट फीस दायर कर सकते हैं। अगर वो जबरदस्ती है। जबरदस्त अगर किसी को नोटिस आ गई और वो लोग अगर तोड़ रहे मास्टर प्लान के तहत, तो क्या उनके स्टे मिलने के चांसेस है? हाँ, इसमें क्या है, हमारा जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है जी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, बारहा यही कहता है कि भाई बगैर कंपनसेशन पे करे के आप किसी की जमीन मत लो। यानी आज अगर मैं किसी की जमीन एक्वायर कर रहा हूं तो मेरे को पहले जो है पूरा उनका कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं उनकी जमीन ले सकता हूं। कंपनसेशन यानी वो जो जमीन का मुआवजा रहेगा जी जी, तो उसको जो है आप पहले पे करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही लेना है जी। तो वो भी आप शिकायत कर सकते हैं कि बगैर कंपनसेशन पे करे के ये लोग जो है मुझे इस तरीके से जमीन मेरी हासिल कर रहे हैं। अच्छा। और एक तरीका ये भी है म्युनिसिपालिटी का कि भाई अगर आपकी जो जमीन बच रही है ये कंपनसेशन नहीं पे करेंगे, आपको बोलेंगे कि भाई हम फला जीवो के तहत आपको इतना हम बनाने का कंस्ट्रक्टेड एरिया आपको परमिशन देंगे और आपके जो भी फीसेस हैं हमारे पास, अगर आप वहाँ कुछ डेवलप करके फ्लैट से वो बनाना चाह रहे हैं या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हैं जी जी, तो उसकी फीस हम आपसे नहीं कलेक्ट करेंगे, प्लस आपको इतना ज्यादा एरिया आप बनाने की हम इजाजत देंगे। अच्छा, ऐसा जवाब हो सकता है, वो भी बेनिफिट्स ये अवेल कर सकते हैं। जी जी। एक कॉलर को लेना चाहूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं अमरपेट से बात कर रही हूँ जी। मेरा सवाल ये था कि हम लोग हम अपना मकान बेचने वाले थे। बेच रहे थे जी। तो सामने वाली पार्टी आई, उसने मकान खरीदने के लिए सारे प्रोसेस हो गए, उन लोगों ने 1 लाख रुपए बयाना दिया और उसके सारी प्रोसेस तो हो गए जी, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने 1 लाख रुपए बयाना देने के बाद 3 महीने का टाइम लिया जी। उसके बाद 3 महीने का वक्त गुजर गया जी जी, इंतजार करते रहे कि वो लोग बाहर का पैसा कब देंगे जी। देने बाद में नहीं दिया उन लोगों ने। फिर बाद में उन लोगों ने बताया कि मेरे पास अब पैसा नहीं है, अब दूसरी पार्टी को देख लीजिए। लेकिन हमारे सारे ओरिजिनल पेपर हमारे पास है, लेकिन जेरॉक्स पेपर जो है वो उनके पास है। इससे फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? जी, आपको कोई सवाल करना है? आपका नाम बताइए। जी, हमारा नाम अलमास है। अलमास जी, अभी जवाब देंगे एडवोकेट साहब थे कि रिसिप्ट्स लेने के लिए, तो और क्या मजबूत तरीका हो सकता है बोल के उनका सवाल था। देखिए, अब ये रसायद ले रहे हैं और उनके पास रेंटल एग्रीमेंट्स भी हैं जी। अगर खुदा न खास्ता कोई मकानदार और किराएदार का झगड़ा कोर्ट तक पहुंचता है जी, तो रेंटल एग्रीमेंट्स क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं होने की वजह से थोड़ी तकलीफ तो होगी इनके केस में जी जी, मगर कानून ये कहता है कि ये रिलेशनशिप लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट की है या नहीं है देखने के लिए, जिसको हम कोलेटरल पर्पस कहते हैं जी, उसके लिए रेंटल एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं ये लोग। अच्छा, तो मतलब फिलहाल हाँ, इनके लिए कोई अभी खतरे की घंटी नहीं है ये। जी जी, खुदा ना खास्ता कोई डिस्प्यूट अगर शुरू हुआ तो ये कोर्ट को जा सकते हैं जी। अभी मोहतरमा अलमास कॉल किए थे अंबरपेट से, जो कि बता रहे थे कि इनका घर बिकने वाला था, बेचना चाह रहे थे और कोई आके एडवांस भी दिया हुआ है 1 लाख रुपए। 3 महीने का टाइम लेने के बाद 3 महीने के बाद वो बोले कि किसी और को बेच दे।
तो इनका इनके लिए मैं यही बताऊंगा कि ये जो भी पैसे इनको मिले हैं जी जी वो साहब को बुला लें और जो भी इनके एग्रीमेंट के पेपर्स वो बने हैं जी उसको एक स्टैम्प पेपर लेके कैंसलेशन पहले कर लें। प्रीवियस जो इनसे एग्रीमेंट हुआ है जी वो कैंसिल कर लें और इन लोगों के बीच जो बात तय हुई है जी कि वो 1 लाख रुपए वापस करेंगे या डैमेजेस में उसको यूज करेंगे जी या कोई दूसरा खरीदार आने के बाद उनको पे करेंगे, जो भी इनके शरायत हैं जी वो भी उस पर लिख लें और फिर जो है अपने एग्रीमेंट को पहले जो है बरकरार उसको खत्म करने से ये काफी महफूज रहेंगे। और कैंसलेशन एग्रीमेंट भी एक कुछ स्टैम्प पेपर पे रखता है और वो उससे पता चलता है कि भाई इनके हुकूक जो भी थे जी वो अब खत्म हो चुके हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट निसार अहमद बेग निजामी साहब, आपका कीमती वक्त निकालकर आप हमारे स्टूडियो आए और हमारे नाजरीन को इतनी अच्छी जानकारी दिए। शायद वो लोगों को अब तक बुनियादी हुकूक नहीं मालूम थे, पुलिस के क्या हुकूक है नहीं मालूम थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। और जी उम्मीद करता हूँ कि हम ये सिलसिला जारी रखेंगे हमारे नाजरीन के साथ। जी वक्त हो चुका है अब एक आपसे रुखसत लेने का, कानून की बात प्रोग्राम रोक देने का, लेकिन उर्दू टीवी अभी जारी है। देखते रहिए उर्दू टीवी।